हेलो एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और इस वीडियो में यार हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में यार मैंने आपको बताया था कैसे हम HTML का यूज़ करते हैं जब भी हमें एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। HTML इज़ लाइक ABCD ऑफ एनी वेबसाइट। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हमें ABCD सिखाई जाती है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले HTML आता है, क्योंकि यार कोई भी वेबसाइट बिना HTML के एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि ये एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। अब यार ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ टैग्स की हेल्प से ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस हिसाब से वो उसे एक वेब पेज पर डिस्प्ले करता है। तो आप समझ ही गए होंगे HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे एलिमेंट से बनी है। अब क्वेश्चन ये है, ये एलिमेंट्स टैग्स होते क्या हैं? तो देखते हैं। तो एलिमेंट्स ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के, और हर एलिमेंट का एक अलग मीनिंग होता है। एलिमेंट के अंदर कुछ टैग्स होते हैं और इन टैग्स से मिलकर ही कोई एलिमेंट बनता है। चलो एक बार देखते हैं टैग्स लिखे कैसे जाते हैं, मतलब इनका सिंटेक्स कैसा होता है। तो दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग में सबसे पहले एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट आता है, फिर टैग का नाम, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। सेम कहानी है क्लोजिंग टैग की भी, और इसमें बस ध्यान रखना इसमें ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आता है। और अगर हम एलिमेंट्स का सिंटेक्स देखें तो यहाँ जो ओपनिंग टैग है उसका ही यूज़ करते हैं, और उसी के बीच में एक कंटेंट आता है जो कि टेक्स्ट हो सकता है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कोई कोड जो हम रन करना चाहते हैं, एंड देन एक क्लोजिंग टैग। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि इमेज एलिमेंट। क्योंकि इस एलिमेंट का कंटेंट टेक्स्ट में नहीं है, तो इसमें हम इमेज फाइल की लोकेशन दे रहे हैं और उसके लिए हम सिर्फ ओपनिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं, और उसी वजह से क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं होता है इसमें। अब देखते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेस्टिंग का मतलब है किसी भी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज़ करना, और हम नेस्टिंग कितनी भी बार कर सकते हैं। मतलब हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा, और उसके अंदर तीसरा, चौथा, ऐसे हर एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डाल सकते हैं, और इससे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर सकते हैं, और उसकी वजह से पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर हम HTML में खाली एलिमेंट्स का ही यूज़ करें तो HTML डॉक्यूमेंट एक वर्ड या गूगल डॉक जैसा एक डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें सिर्फ कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रखी है। तो HTML में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स, जो उन एलिमेंट्स में एकदम जान डाल देता है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है तो देखते हैं। तो हर एलिमेंट को हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे इमेज एलिमेंट में हम विड्थ और हाइट का यूज़ करके इमेज की लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा सकते हैं। एट्रीब्यूट का सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है। एलिमेंट का जो ओपनिंग टैग होता है उसी टैग के आगे एट्रीब्यूट का एक नाम, और उसके आगे इक्वल टू साइन, फिर कोटेशन मार्क में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। नाम में फॉर एग्जांपल अगर हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो कि अलाइनमेंट के लिए यूज़ आता है, और फिर उसकी वैल्यू जैसे लेफ़्ट राइट बॉटम जिस भी साइड हमें अलाइन करना है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इमेज टैग। तो इमेज टैग में हम कंटेंट तो लिख नहीं रहे हैं, तो हमें इमेज की जो फाइल लोकेशन है वो देनी ज़रूरी होती है, उसके बिना वो एलिमेंट काम नहीं करता है। साथ ही में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, जैसे कि रिक्वायर्ड, जो कि कभी भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो दिखाता है ना कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है वो, या डिसेबल्ड, जिससे कोई भी एलिमेंट डिसेबल हो जाता है और हम बाद में उसे यूज़ नहीं कर सकते। और इन टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को हम बूलियन एट्रीब्यूट कहते हैं। अब कुछ ऐसे एट्रीब्यूट देख लेते हैं जो कि हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो हर एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। पहला, आईडी। आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को यूनिक नाम दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों यार, हर एलिमेंट का ऑलरेडी एक नाम होता है, हम दूसरा नाम क्यों देंगे? लेकिन ध्यान देना, हमने यहाँ एक यूनिक नाम दिया है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट का ही है, तो इससे हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार देखते हैं कि इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पैराग्राफ टैग, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें हम चाहते हैं जो पहला ब्लॉग हो उसका टेक्स्ट ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं आईडी का,
और सबसे पहले वाले एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके एक नाम देते हैं फर्स्ट, मतलब एट्रीब्यूट का नाम है आईडी और उसकी वैल्यू है फर्स्ट। अब वैल्यू हम हमारी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसमें फर्स्ट ऐसे ही दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो रैंडम। फिर कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का, और CSS में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं और उनकी मदद से हम इसे ब्लू कलर दे देंगे। और CSS के बारे में हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसका अगर आप बाद में देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेकंड है क्लास। क्लास एट्रीब्यूट भी बहुत ही सिमिलर है आईडी से, बस यहाँ वो यूनिक नहीं है, मतलब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। तो वही सेम हमारा पुराना ब्लॉग वेबसाइट वाला एग्जांपल से देखते हैं। इस बार हमें ऊपर के जो 2 ब्लॉग्स हैं उन्हें हमेशा ब्लू कलर देना है। हम इस काम को अलग अलग आईडीज़ का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ फर्स्ट दिया था तो हम एक दूसरे एलिमेंट को सेकंड नाम दे देंगे और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को अलग अलग क्लास दे देंगे। बट ये थोड़ा कम्बरसम है, और हमारे पास क्योंकि क्लास है जो कि यूनिक नहीं है, तो हम दोनों एलिमेंट्स को एक ही क्लास दे देंगे। तो अगर मैंने उसे फर्स्ट वाली को फर्स्ट क्लास दिया है तो सेकंड वाली का क्लास भी मैं फर्स्ट रख दूंगा। अब क्लास की वैल्यू भी हम रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया है जो कि पहले यूज़ किया था हमने आईडी में, और आईडी का जो वैल्यू है वही हम क्लास में भी रिपीट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईडी में हमने फर्स्ट यूज़ कर लिया है तो हम क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। तो हमने उसे क्लास दे दी है, तो अब एक CSS का सेलेक्टर को यूज़ करेंगे और उस सेलेक्टर से हम एक क्लास को ब्लू कलर दे देंगे। तो जैसे ही हम इन क्लास को ब्लू कलर देंगे तो वो दोनों जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने वो क्लास लगाई है उनका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो हमने देख लिए एट्रीब्यूट्स और हमने देखे एलिमेंट्स। तो अब देख लेते हैं कैसे इन एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट से एक पूरा वेब पेज नहीं बनता है, तो उसके लिए यार हम अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करके एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बॉयलरप्लेट कोड भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक यूज़ करेंगे जो कि है डॉक टाइप। अब ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मली हम अलग अलग टैग्स देखते हैं उससे। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स खोलने हैं। अब इसके अंदर हमको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना पड़ता है और फिर हम लिखते हैं डॉक टाइप। अब डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप से हम यार बेसिकली हमारे ब्राउज़र को ये बता रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट का कौन सा टाइप है। तो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, HTML, XML और भी तरह के होते हैं। तो हम यार इस पूरे कोर्स के अंदर हम HTML सीख रहे हैं तो HTML लिखेंगे, ठीक है। तो डॉक टाइप हम कैपिटल के अंदर लिखते हैं और स्पेस लगा के HTML लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है HTML टैग। HTML टैग यार बेसिकली रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम हमारा सारा कंटेंट लिखेंगे, जितना भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो उस HTML टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हेड टैग आता है सबसे पहले। हेड टैग क्या होता है, तो हेड टैग के अंदर हम बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है लेकिन हमारे वेब पेज से रिलेटेड है वो आती है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें बेसिकली यार हमारा टाइटल क्या है, हमारा जो CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, ये सारी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन हमारे हेड टैग के अंदर हम लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइकन जो होता है यार हमारे ब्राउज़र के टैब के अंदर, तो वो भी यार हम हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है यार बॉडी टैग। अब बॉडी टैग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट है H1P जो कि हम देखेंगे अभी, वो सारे हम बॉडी के अंदर ही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप में से यार कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी? तो सिंपल आंसर है यार नहीं। और यार इस पूरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम जो भी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं वो आपको सिर्फ समझनी है और हमें यार कुछ भी याद नहीं करना है। इनफैक्ट यार इन जनरल वेब डेव में हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें से कुछ भी चीज़ हमें याद नहीं करनी होती। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या गाइड्स को यूज़ करते हैं और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो कोड करने के लिए यार हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हमको यार एक टेक्स्ट एडिटर चाहिएगा जिसमें हम कोड लिख रहे होंगे। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। अगर आप सोच रहे हो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं, हम यार बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे जो कि होता है नोटपैड। और अगर आप मैकबुक चला रहे हो तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिट। तो यहाँ पे यार मैं मैक चला रहा हूँ तो इसमें यार मैं टेक्स्ट एडिट ओपन कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट एडिट ओपन करने के लिए हम कमांड स्पेस पे दबाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट एडिट, और जैसे टेक्स्ट एडिट लिखा है यहाँ ओपन हो चुका है। अब हमें इसकी कुछ प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, उसके लिए यहाँ पे यार टेक्स्ट एडिट पे क्लिक कीजिए। हम फिर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़ द फॉर्मेट मेन्यू है, तो उसमें आपको प्लेन टेक्स्ट टिक करना है।
ठीक है। फिर एक बार इसे क्लोज़ कर दीजिए और इसे भी क्लोज़ कर दीजिए, वापस हमें रीस्टार्ट करना है बेसिकली। और जैसे ये रीस्टार्ट हो गया, अब सबसे पहले तो यार इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको ये क्लियरली दिखे। तो कमांड प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो रहा है। अब इसे रीसाइज़ कर देता हूँ विंडो को। अब आपको यार क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यार बॉयलर प्लेट कोड, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने से पहले ज़रूरी होता है। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था अभी, वही है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है हमें डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML से क्या होता है, डॉक टाइप HTML से ये पता चलता है कि ये एक HTML फाइल है, और हम इससे कुछ नहीं, ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये एक HTML फाइल है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यार हमारा आता है HTML टैग। और HTML टैग से क्या होता है यार, ये एक रूट एलिमेंट है जिसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें यूज़ करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है यार हमारा हेड टैग। और हेड टैग में यार वो सारी चीज़ें आती है जो हमारे वेब पेज की जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या इसमें कोड फाइल्स है, और वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमें हेड टैग लिखा और इसको ओपन कर दिया और क्लोज़ कर दिया। अब यार नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले एक टाइटल लिख देते हैं जो कि हमारे टैब के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो टाइटल में मैं लिख लेता हूँ अपनी कक्षा। ठीक है। फिर इसे वापस क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट हम लिखते हैं यार बॉडी। बॉडी क्या होता है यार, बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर हम पूरा वेब पेज का जो भी हमें डिस्प्ले करना होता है वो सब लिख रहे होते हैं। ठीक है। बॉडी हमें ओपन कर लिया और फिर वापस इसे क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम यार H1 टैग का यूज़ करने वाले हैं। H1 क्या है, H1 यार हेडिंग टैग होता है, और इसके बारे में हम डीपली बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ, हम लिख लेते हैं यार नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है। और नमस्ते वर्ल्ड लिख के इसे सेव कर देते हैं। ठीक है। तो सेव करने के लिए यार कमांड एस दबाएंगे और इस फाइल का नाम लिख देते हैं। फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ यार नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है। और एक्सटेंशन यार इसका .html देना है ताकि ये ब्राउज़र को ये पता चले कि ये एक HTML फाइल है। फिर इसे यार डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। आप कहीं पे भी कर सकते हो, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। सेव करके हम क्लिक करेंगे use.html पे। ठीक है। फिर इसे एक बार क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो यार यहाँ डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ चुकी है। अब इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यार ये हमारा पहला वेब पेज रेडी है, और हमने यार कुछ 10 लाइनों का भी कोड नहीं लिखा है और उसके अंदर हमारी ये वेब पेज रेडी हो गई। तो इसके अंदर कुछ नहीं, एक टेक्स्ट ही डिस्प्ले हो रहा है वैसे तो, बट हम धीरे धीरे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और साथ ही में यार उस बेल आइकन को भी फोड़ दीजिए। तो हम यार इस कोर्स में बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, और उसके लिए यार अगर हम टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड का यूज़ करेंगे तो यार ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम यार यूज़ करने वाले हैं कुछ स्पेशल टेक्स्ट एडिटर, और हम इस पूरे कोर्स में VS कोड का यूज़ करने वाले हैं जो कि एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये नोटपैड या टेक्स्ट एडिट में क्या बुराई है, तो यहाँ यार बहुत चीज़ें अगली है और कोई इंडेंटेशन भी नहीं है। और उसी की जगह यार अगर हम स्पेशल टेक्स्ट एडिटर जो हमारे होते हैं उनको यूज़ करें तो उसमें ऑटो रिकमेंडेशन जैसे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, अलग अलग थीम्स होती है, तो यार वो कोड को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और अगर यार आप कोई पहले से टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम इस कोर्स के अंदर VS कोड का यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे VS कोड का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं यार कैसे हम VS कोड को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं। गूगल क्रोम खोलते हैं और इसके अंदर यार सर्च करते हैं VS कोड। सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट है code.visual studio, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, सीधा उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब 2 सेकंड का वेट करते हैं यार, ये डाउनलोड हो रहा है जब तक। और जैसे ये डाउनलोड हो चुका है आपको इस पर कुछ नहीं क्लिक करना है, और फिर बस ये इंस्टॉलेशन सेटअप आ जाएगा।
और बस इसी के साथ यार हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करते हैं और एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस प्यारे से टेक्स्ट एडिटर से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ और इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है, तो उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले यार हमको कोई भी फाइल बनानी होगी इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो हम क्लिक करेंगे फाइल पे और फिर न्यू फाइल पे, या फिर ये हमारा शॉर्टकट है कमांड एन, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, मतलब दबा सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर दबा रहा हूँ आपको यहाँ पे नई फाइल दिख रही होगी और इसको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा ताकि इस टेक्स्ट एडिटर को पता चले कि ये कौन सी फाइल है। HTML की हो सकती है, जावास्क्रिप्ट की हो सकती है, CSS की हो सकती है, और भी कई तरह की लैंग्वेजेस होती है, किसी की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ new.html और इसे सेव करते हैं हम डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर हम क्लिक करेंगे सेव पर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा सेव पे, आप देख सकते हो यार यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये फाइल आ चुकी है ना। तो अब यार इसके अंदर हम कुछ कोड लिख देते हैं। तो कोड लिखने के लिए यार हमको सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, जो कि बॉयलर प्लेट कोड है। तो उसके लिए यार यहाँ पे एक शॉर्टकट है, जैसे ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो यार यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर आप देखो तो अलग अलग टैग्स हैं जो कि ऑटोमेटिक बन रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है जादू, तो एक बार आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन लिखा था, आप देख सकते हो यार यहाँ पे लिखा हुआ है एमिट एब्रीविएशन। अब ये एमिट एब्रीविएशन क्या है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यार उस चीज़ को गूगल कर लेते हैं, है ना। फिर हम किसी को भी पूछेंगे अगर समझ में ना आए। तो यहाँ पे मैं एमिट सर्च कर रहा हूँ और जैसे मैं एमिट सर्च करूँगा यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है और सबसे पहली वेबसाइट एमिट की है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, एमिट इज अ सेट ऑफ प्लगइन्स फॉर टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ फॉर हाई स्पीड कोडिंग एंड एडिटिंग इन HTML। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लगइन्स है जो कि हम टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में यार हम अपनी कोडिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप इस चीट शीट पे दबाओ तो आपको यार कुछ बहुत ही अमेजिंग से शॉर्टकट्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ करके यार बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और अलग अलग कोड को जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क, और उससे ये जनरेट हो जाता है ना। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो एक एक चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको ये चीज़ें समझ में आती रहेगी। और इस पूरे कोर्स के अंदर यार मैं छोटी छोटी ऐसी शॉर्टकट्स बताता रहूँगा, है ना। तो अब इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाते हैं और देखते हैं कुछ अलग अलग फीचर्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यार सर्च का ऑप्शन आ गया है। तो सर्च का ऑप्शन कब वर्क करता है, जब हम यार इसमें कोई फोल्डर ओपन कर लेंगे। तो फोल्डर ओपन करने के लिए यार हम ओपन फोल्डर पे दबाएंगे और मैं यार इसमें डेस्कटॉप पे ही दबा देता हूँ, है ना। तो ये फोल्डर डेस्कटॉप हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फाइल्स भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना। तो जैसे आप इस पर कुछ भी सर्च करोगे तो इन फाइल्स में सर्च अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सोर्स कंट्रोल में यार जो भी चीज़ें हमको अभी नहीं देखनी है, क्योंकि हम सोर्स कंट्रोल में गिट वाली चीज़ें लिखते हैं और गिट और गिट हब ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर आता है यार हमारा टेस्ट वाला कॉलम जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसको भी एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे यार एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस क्या होते हैं, तो यार जब भी हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो हमको कुछ चीज़ें यार और ज़्यादा फास्ट बनानी होती है और ज़्यादा ऑटोमेट करनी होती है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे हम HTML के अंदर इंडेंटेशन करने के लिए यार एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। अब ये इंडेंटेशन क्या है, तो मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं उस new.html को ही खोल देता हूँ पहले, और यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर खोल देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमको इंडेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हेड टैग है, उसके आगे यहाँ पे कुछ स्पेसेस है, फिर अगला टैग आ रहा है ना। तो इसी चीज़ को यार इंडेंटेशन कहते हैं, है ना। ये जो चार चार टैब का स्पेस आ रहा है ना, इस चीज़ को हम इंडेंटेशन कहते हैं और इससे हमारा कोड बहुत ही क्लियर दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जैसे ही H1 लिखोगे तो H1 यहाँ पे आ जाएगा और फिर जैसे इस H1 के अंदर जो टैग्स होंगे वो इससे 4 कदम आगे आ रहे हैं। तो बस यार इसी चीज़ को हम इंडेंटेशन करते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो उसके लिए हम कोई एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंशन का टैब है, उसमें हम लिखेंगे प्रिटियर, और प्रिटियर से यार क्या होता है, हमारा कोड फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो यार ये इंस्टॉल हो चुका है। इसे फिर से क्लोज़ करते हैं, इसे भी फिर से क्लोज़ करते हैं और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसका इंडेंटेशन हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यार कैसा ये लगेगा अनइंडेंटेड, है ना। तो ये यार हमारा अनइंडेंट हो चुका है। अब इसको इंडेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम यार यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग वाले आइकन पे और कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे और इसमें हम सर्च करेंगे यार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे भी मैंने यार सर्च किया आप देख सकते हो रिसेंटली यूज़ में हमारा आ गया है और यहाँ पे यार इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है शिफ्ट ऑप्शन F। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यार हमारा डॉक्यूमेंट इंडेंट हो चुका है। तो बस यार ये थे कुछ खास फीचर्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखेंगे। और वैसे तो यार HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम यार सारे एलिमेंट्स तो कवर नहीं कर सकते, तो हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स को भी कवर करेंगे। तो अगर हमें HTML के अंदर किसी भी टाइप की हेडिंग देनी हो तो हम यूज़ करते हैं यार हेडिंग एलिमेंट का।
और यहाँ पे यार 6 तरह के हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले H1, H2, H3, H4 और ऐसे करके H6 तक। H1 यार सबसे बड़ा फॉन्ट साइज वाला होता है और ये मेन हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इससे हम नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं बड़े बड़े फॉन्ट्स के अंदर, ठीक है। और उसी तरह से यार H2 है जो कि उससे छोटा होता है, और H3, H4, H5, H6 तक। तो अब हम यार इसी चीज़ को एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो कोड करने के लिए यार हम फिर से हमारा टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं VS कोड, और हम यहाँ पे यार डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर बना देते हैं। फ़ोल्डर का नाम यार मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपनी कक्षा, आप कुछ भी रख सकते हो। फिर इस फोल्डर को आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना है अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे यार ये टेक्स्ट बहुत ही छोटा आ रहा होगा, तो उसके लिए यार कमांड प्लस इतना आएगा, इस आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। और यहाँ पे हमारा फोल्डर खुल चुका है, तो यहाँ पे यार न्यू फाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, नई फाइल बन चुकी है। अब इसे सेव कर देते हैं सबसे पहले, और नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ index.html। और index.html क्यों? क्योंकि यार जब भी हम कोई सर्वर में फाइल सेव करते हैं ना, तो जो हमारी सबसे पहली फाइल जो होती है उसका नाम इंडेक्स ही होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई यूज़र हमारे सर्वर को लोकेट करे, तो जैसे ही वो वेब एड्रेस में हमारा URL डालेगा, तो सबसे पहली फाइल जो खुलती है वो होती है index.html, ठीक है। तो इसे index.html से ही सेव कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लिखते हैं यार हमारा बॉयलर प्लेट कोड। उसके लिए यार हमारे पास VS कोड के अंदर एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है, उसका नाम है HTML:5। और जैसे ही मैं इसे एंटर दबाऊंगा, आप देख सकते हैं यार हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब आप इसमें देखोगे यार कुछ चीज़ें अलग है, जैसे कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है लैंग। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली यार ये HTML जो टैग है ना, उसके अंदर जो भी चीज़ें है उसकी एक लैंग्वेज डिफाइन कर रहा है कि हम यहाँ पे EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। फिर उसी तरह से यार कैरेक्टर सेट है और कुछ यही सारी चीज़ें हैं, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमें जानने के लिए। अब हम खाली इस टाइटल पे ध्यान देते हैं, और इस टाइटल को हम चेंज करके लिख देते हैं अपनी कक्षा, ठीक है। और अगर आपको यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जानने का, तो आप यहाँ पे हवर कर सकते हो। आप यहाँ पे कैरेक्टर सेट पे हवर कर रहे होगे, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है। उसी तरह से आप इस किसी भी टैग पे अगर हवर करोगे, तो यहाँ पे यार पूरा उस टैग के बारे में लिखा आ जाएगा। और साथ में यार जैसा कि हमने कहा था कि मोजिला का वो एक डॉक होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे लिंक भी आ रहा है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके पास ओपन का बटन आ जाएगा, और आप क्रोम के अंदर देख सकते हो यार उस पर एट्रीब्यूट्स और वो सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। फिर से इसको बंद कर देते हैं यार, हमारे VS कोड में आ जाते हैं। और यहाँ पे यार आप देख सकते हो बॉडी टैग आ चुका है, जिसके अंदर हम हमारा हेडिंग एलिमेंट लिखेंगे। तो हेडिंग एलिमेंट में सबसे पहले क्या आता है, H1। तो जैसे ही यहाँ पे यार मैंने H1 लिखा है, आप देख सकते हो और ऑटोमेटिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, टेक्स्ट। तो मैं लिख देता हूँ इसमें यार वेलकम टू अपनी कक्षा, और फिर इसे सेव कर देते हैं। और यार यहाँ पे मैंने खाली H1 का यूज़ किया, तो इसे कॉपी पेस्ट करके H6 तक लिख देते हैं। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो आपके पास एक और शॉर्टकट है जो कि ऑप्शन शिफ्ट डाउन है। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यार ये नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी होता जा रहा है। तो हमने 6 बार इसे कॉपी कर लिया। अब इसे नाम चेंज कर देते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। सिमिलरली यहाँ पे भी H6, H5, H4, H3, H2। इसे एक बार सेव कर लेते हैं, और फिर जाते हैं हम उस फोल्डर के अंदर और इसे ओपन करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, और ये यार हमारा हेडिंग एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, H1 से लगाकर H6 तक। साथ में आपने टाइटल जो लिखा था वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यार ये हमारा हेडिंग एलिमेंट था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यार पैराग्राफ। तो सबसे पहले यार पैराग्राफ टैग यूज़ कहाँ आता है, तो जहाँ कभी भी हम नॉर्मल टेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि फेसबुक की कोई पोस्ट हो गई, या आप यूट्यूब का ये डिस्क्रिप्शन ही ले लो, तो इसमें यार सिंपली P टैग का यूज़ करके इसे डिस्प्ले किया जाता है। अब हम कुछ यार चुन्नू मुन्नू टैग्स देख लेते हैं जो कि हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यार BR टैग जो कि लाइन ब्रेक देने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक HR टैग जो कि हॉरिजॉन्टल रूल देने के लिए काम में लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रूल अगर आपको समझ में नहीं आया, तो बेसिकली एक लाइन खींचने के लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग का। और फिर यार यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको नोट करनी पड़ेगी। अगर हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं किसी भी टैग के बीच में, और उसमें अगर हम स्पेस दे दें, तो वो स्पेस ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती है। और साथ ही में यार अगर आप कोई लाइन ब्रेक भी दे दो, बेसिकली आप एंटर 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 करके थोड़े नीचे भी चले जाओगे और इसको सेव करके वापस आप डॉक्यूमेंट में देखोगे, तो वो ऐसे के ऐसे नहीं दिखने वाली है, क्योंकि HTML के अंदर ये स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स
रेंडर नहीं होते हैं, उसके लिए हमें अलग से टैग्स लिखने पड़ते हैं। तो स्पेसिस के लिए यार हमको HTML एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। सो व्हाट इज HTML एंटिटीज? तो HTML कुछ टैग्स रिजर्व्ड होते हैं। जैसे अब मान लो आपको H1 टैग को डिस्प्ले करना है, हम अगर इसको लिखेंगे तो ब्राउजर को लगेगा कि यार ये तो एक टैग है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आता है और उस टेक्स्ट को ब्राउजर डिस्प्ले करवा देगा। तो कैसे हम किसी टैग को डिस्प्ले करवा सकते हैं? उसके लिए हम यार HTML एंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एंटिटीज़ से हम रिजर्व्ड कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजीज, सिंबल्स, सब चीज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं HTML के अंदर। नॉर्मली यार हमारे कीबोर्ड के अंदर इतने कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए HTML एंटिटीज़ का यूज़ करके हम मतलब एक ओवर पावर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब इसका सिंटेक्स कैसा होता है? तो इसके अंदर यार हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं सबसे पहले, और उसके अंदर लिखेंगे हम हमारा कोड। अब कोड यार या तो नंबर के फॉर्म में होगा या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। फिर एंड में हम लिखेंगे एक सेमीकोलन। अब एक बार फिर से यार उस H1 टैग को ही डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा H1 टैग खुला है। अब इसके अंदर फिर से हम H1 टैग को वापस ओपन कर लेते हैं। तो H1 जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग भी आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर इसे सेव करते हैं। अब सेव करने पर यार इंडेंटेशन पूरा हमारा बिगड़ रहा है। एक बार को यार 6 बिगड़ता, इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो यार कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लो इसी चीज़ को हमें डिस्प्ले करवाना है बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना, तो कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए यार एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा जो कि है ओपनिंग एंगल ब्रेसेस, है ना। तो सर्च करते हैं यार HTML एंटिटीज़ ओपनिंग। तो यहाँ पे यार लिस्ट आ चुकी है पूरी HTML एंटिटीज़ की। अब इसे खोलते हैं और देखते हैं यार इस लिस्ट में हमारा ओपनिंग एंगल ब्रैकेट कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये एंटिटी है जिसमें कुछ कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग में कोड है, यहाँ पे नंबर्स में है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं नॉर्मली स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ ताकि ये याद रहे हमें, मतलब LT और ये सब याद रह सकता है, नंबर्स हमको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। ये वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा आप यहाँ ही आइए और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा ये एंगल ब्रैकेट खुल चुका है ना। अब कुछ नहीं, इसके आगे हमको H1 लिखना है और फिर से क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो यार GT नाम का एक एंटिटी है, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार कुछ इस तरह से हमने H1 टैग को डिस्प्ले करवा लिया है। अब यहाँ पे आप बैकस्लैश अगर चाहते हो तो बैकस्लैश के लिए यहाँ पे हमारा बैकस्लैश नाम का एक एंटिटी है, तो सिंपली हमारा एंड और फिर बैक स्लैश, ठीक है। और जैसे सेव करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बैकस्लैश आ चुका है। अब हम देखेंगे यार कमेंट्स इन HTML। अब ये जो कमेंट्स है ये हमारे वो इंस्टाग्राम फेसबुक वाले कमेंट्स नहीं है। बेसिकली यार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमको यार कमेंट्स की फंक्शनैलिटी दी जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नॉर्मल कोई भी मार्कअप लैंग्वेजेस या स्टाइल शीट वाली लैंग्वेज के अंदर भी दी जाती है। अब ये क्या काम आती है यार? मान लो आप कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड लिख रहे हो, है ना। तो अब बार बार उस कोड को पढ़ो, समझो और फिर आप उसमें कुछ चेंज करो। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम एक कमेंट लिख देंगे जो कि वो कोड क्या कर रहा है वो उसको एक समरी में हम लिख सकते हैं, है ना। ताकि हम बाद में यार कोई और भी आए या हम भी पढ़े तो हमको सिंपली खाली उस कमेंट को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा है यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरा यूज़ केस इसका ये होता है कि हम यार जब भी कुछ कोड लिखते हैं तो उसे कमेंट कर सकते हैं उसे सेव रखने के लिए। तो मान लो आपको कोई कोड लिखना है और आपको वो कोड अब नहीं चाहिए, तो आप उसको हटाने के बजाय कमेंट कर दो ताकि वो वहीं पे पड़ा रहेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और इसका सिंटेक्स कैसा होता है अब देख लेते हैं। तो HTML के अंदर यार कमेंट का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम वही एंगल ब्रैकेट खोलेंगे ओपनिंग और फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क फिर डैश डैश, ठीक है। अब बीच में हमारा जो भी कमेंट है वो लिख देंगे और फिर बाद में डैश डैश फिर से क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक कमेंट लिखा है, दिस इज ए कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यार हमारे ब्राउज़र के अंदर नहीं दिखती है, ये बेसिकली आप अगर व्यू सोर्स करो तो आपको दिख जाएगा, लेकिन हमारे ब्राउज़र के अंदर वो जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब हम यार पैराग्राफ टैग को यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यार मैं P टैग को ओपन करूँगा, P लिखेंगे और एंटर दबाते हैं तो ये P टैग हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर यार हमको रैंडम टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे मैं लोरेम लिख रहा हूँ। अब लोरेम का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली यार यहाँ पे हमको जब भी रैंडम टेक्स्ट डिस्प्ले कराना होता है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है लोरेम इप्सम। लोरेम इप्सम लिखोगे आप और 100 या जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए, तो जैसे मैं इसमें 50 डाल देता हूँ पहले के लिए और एंटर दबा देते हैं। तो जैसे ही मैंने 50 लिखा आप देख सकते हो यार ये पूरा यहाँ पे 50 वर्ड्स का एक
टेक्स्ट आ गया है। अब ये यार काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, है ना? तो उसको हटाने के लिए यार वर्ड रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे यार आप व्यू पे क्लिक करो, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा वर्ड रैप का टॉगल है, इस पर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पे इसमें दिख रहा है एक ही स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर यार कुछ और टैग्स हैं छोटे मोटे, उनको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला टैग है हमारा बी टैग। तो यहाँ पे यार मैं बी टैग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि यार रिकमेंडेशन आ जाए, और जैसे ही मैंने बी लिखा है यहाँ पे बी टैग हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको कट करेंगे और मैं इतना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाना चाहिए। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए यार सबसे पहले मैं अपनी कक्षा के फोल्डर में जाऊँगा और इसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये वाली चीज़ जो है हमारी वो बोल्ड हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था बोल्ड, बी टैग से इसको रैप किया था। फिर नेक्स्ट है हमारा यार स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यार जब भी हमको इंपॉर्टेंट कोई चीज़ दिखानी होती है ना तो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा यार स्ट्रॉन्ग और बी टैग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दिखने में वो सेम ही है, तो उसको यूज़ नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे, मतलब बेसिकली काम एक ही है, नाम अलग है। ठीक है, फिर है हमारा आई टैग, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक्स में कर सकते हैं। तो उसके लिए यार हम यूज़ करेंगे आई टैग, और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र में, करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा यार ई एम टैग। और ई एम और इटैलिक्स में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, काम सेम ही है। ई एम का मतलब होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट, और आई टैग से होता है इटैलिक। ठीक है, फिर है हमारा यार स्मॉल। स्मॉल से क्या होगा, तो बेसिकली हमारे जो भी टेक्स्ट है ना वो स्मॉल हो जाएंगे थोड़े से। तो आप देखना यार कैसे इसका फॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा जैसे ही मैं इसको रैप करूँगा स्मॉल के अंदर। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यार ये छोटा हो गया इतना इससे, है ना? तो ये हमारा स्मॉल टैग की मदद से हुआ। फिर है हमारा यार सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो बेसिकली यार आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 10⁻², 10⁻5, वो जो पावर वाली चीज़ होती है वो हम ऊपर छोटे से डॉट में लिखते हैं, है ना? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे मैं यार 10 लिख देता हूँ और इसके अंदर हम पावर 2 यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं सुपर लिखूँगा, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए यार टैग है हमारा SUP, और 2 लिखा, सेव किया, गए ब्राउज़र के अंदर, करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10⁻² आ रहा है। उसी तरह से यार आपने अगर लोगैरिथम्स पढ़े हो तो उसके अंदर यार हम नीचे लिखते हैं 10log2, है ना? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे हम इसको सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, और उसके लिए यार सब टैग यूज़ करते हैं। तो एक स्पेस दे देता हूँ और लिखता हूँ सब, करते हैं एंटर और फिर लिखते हैं 2, जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लॉग जो है 2 आ गया। ठीक है, तो बस यार ये थे हमारे सिंपल से टैग्स, और यहाँ पे मैंने पी टैग भी आपको बता दिया है। तो अब हम देखेंगे यार लिस्ट। और लिस्ट को तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जब भी घर से सामान लेने जाते हैं तो एक ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं, और हम सुबह सुबह उठते हैं तो कभी कभी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से यार वेब पेजेस के अंदर भी लिस्ट बहुत ही कॉमन है। चाहे अगर आप ये नेविगेशन बार ही देख लो तो इसके अंदर भी यार ये जो एक एक आइटम है वो सारी एक लिस्ट के फॉर्म में ही है। तो कहीं पे भी मेन्यू या ऐसी कोई भी चीज़ हमको बनानी होती है वेब पेजेस के अंदर तो हम यूज़ करते हैं यार लिस्ट का। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है कि उस लिस्ट के अंदर कोई ऑर्डर होगा, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिकल ऑर्डर, या फिर हम रोमन नंबर का ऑर्डर भी डाल सकते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बेसिकली इसमें कुछ डॉट डॉट्स या स्क्वायर स्क्वायर, मतलब जब भी हमें कोई स्टेप्स के अंदर बात करनी हो तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यार इसे एक बार देख लेते हैं कोड करके। तो हम यार सबसे पहले बनाते हैं एक शॉपिंग लिस्ट। तो जब भी हमें यार बाजार से सामान लाना होता है तो हम एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, तो उसी तरह से यार इसमें भी बना के देख लेते हैं। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, उसके लिए हमने HR टैग का यूज़ किया है। तो लिस्ट का सिंटेक्स कैसा होता है, तो अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर यूज़ करते हैं हम OL टैग का। तो सबसे पहले यार OL टैग खोलेंगे और उसके अंदर हर आइटम के लिए हमको यूज़ करना होता है एक और टैग जो कि है लिस्ट आइटम। तो LI टैग यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जितने आइटम हमें डालना है उतने बार हम LI टैग का यूज़ करेंगे। फिर आता है यार अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके अंदर यार हम यूज़ करते हैं UL टैग का। सेम स्ट्रक्चर होता है इसमें भी, पहले UL टैग ओपन करते हैं और हर आइटम के लिए फिर LI टैग का ओपन करते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसे कोड करके भी देख लेते हैं। तो VS कोड में आ जाते हैं और सबसे पहले टाइप करते हैं यार HR। HR से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी। लाइन खींचने के बाद में हम
एक शॉपिंग लिस्ट बना देते हैं जिससे हम देख सकें यार कैसे हम यूएल टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जिससे कि पता चले कि एक शॉपिंग लिस्ट है। और फिर यार हम नेक्स्ट लाइन के अंदर यूएल टैग को ओपन कर लेते हैं और यूएल टैग के अंदर हम हर आइटम के लिए क्या बनाते हैं, एक लिस्ट आइटम। तो एल टैग का यूज़ किया और इसमें सबसे पहला आइटम मैंने लिख दिया मिल्क। और यार जितने भी आइटम हमको डालने हो उतनी बार हमको लिस्ट आइटम यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके अंदर यार बस हमको आइटम चेंज करने हैं। तो इसके अंदर यार हमने कुछ शॉपिंग लिस्ट के आइटम डाल दिए हैं। अब इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं यार कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। तो जैसे ही रिफ्रेश किया यार आप देख सकते हो यार सबसे पहले हेडिंग आ गई और फिर यूएल टैग के अंदर जैसा कि हमने देखा था अनऑर्डर्ड वे में एक लिस्ट आ गई है। अब हम यार ओ एल टैग का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यार हमको कुछ नहीं, सिंपली ओ एल टाइप करना है। तो एक बार यार फिर से हम एच आर टैग का यूज़ कर लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं और इसके अंदर हम मैगी की रेसिपी लिख देते हैं। मैगी तो आपको बनानी आती ही होगी, तो बहुत ही सिंपल होती है, तो उसकी रेसिपी लिख देते हैं मैगी। और मैगी की रेसिपी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको यार इसमें स्टेप्स डालने होते हैं कि हर स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे, तो उसके लिए यार हमको नंबरिंग या कोई भी ऑर्डर चाहिए होगा। तो सबसे पहले ओ एल टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर हम हर आइटम के लिए एल आई टैग का यूज़ करेंगे। हर आइटम नहीं, इसमें मैं इसको स्टेप्स बोल सकता हूँ कि हर स्टेप के लिए हम एल आई टैग का यूज़ कर रहे होंगे। फिर हम इसमें लिख देते हैं स्टेप्स। तो यार मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं जिससे कि हम मैगी बना सकते हैं। इसे एक बार सेव कर लेते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी मैगी की रेसिपी आ चुकी है। और यार इसमें आप देख सकते हो ये सारे जो स्टेप्स है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में है। तो मान लो आप इसको चेंज करना चाहो और इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या रोमन नंबर्स में चेंज करना चाहो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं यार। तो एक बार यार कोड एडिटर में आ जाते हैं और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यार टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट। और उससे क्या होता है, उससे बेसिकली हम अलग अलग टाइप के ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लोअर केस अपर केस दोनों के अंदर, और साथ में रोमन नंबर वाला ऑर्डर वो भी लोअर केस अपर केस दोनों। तो अपर केस अल्फ़ाबेटिकल का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने ए लिखा है और अगर आप इनको लोअर केस करना हो तो हम ए लिख सकते हैं छोटा वाला लोअर केस में। और अगर रोमन नंबर यूज़ करना हो तो बड़ा रोमन नंबर के लिए बड़ा आई और छोटा के लिए छोटा आई। तो इसे सेव कर लेते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा ये जो स्टेप्स है वो आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से यार अगर आपको रोमन करना है तो कुछ नहीं, आ जाइए और इसे आई कर दीजिए। सेव करते हैं और एक बार जाते हैं करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रोमन नंबर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यार नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट क्या होता है, तो अगर आप चाहते हो कि एक लिस्ट के अंदर ही हमारी दूसरी लिस्ट आ जाए तो उसी चीज़ को कहते हैं यार नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। तो अब इसी एग्जांपल के अंदर हम एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए यार एल आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो एल आई टैग लिखेंगे और उसके अंदर एक स्टेप डाल देते हैं। मान लो हमको इससे वेज मैगी बनाना है तो उसमें से कुछ वेजीज डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड सम वेजीज लाइक, और यहाँ पे हम वेजीज़ के नाम लिख रहे होंगे और उसके अंदर हम कोई और टाइप की लिस्ट डाल सकते हैं। जैसे अब ये ओ एल टैग चल रहा है तो हम इसके अंदर यू एल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है यार, इसी एल आई टैग के अंदर हमें एक यू एल टैग खोल देना है। तो मैंने यहाँ पे यार यू एल लिखा और फिर हमारा यहाँ पे टैग खुल चुका है। तो इसके अंदर हम एल आई टैग का यूज़ करेंगे और अलग अलग वेजीज़ के नाम लिख देंगे। तो जो भी वेजीज़ आपको पसंद आती है मैगी के साथ उसका नाम लिख दीजिए। तो मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है और वो हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, कैसे ओ एल टैग और यू एल टैग का यूज़ किया जाता है। तो बस यार इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी या हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।